सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके सामने प्रस्तुत है एमसीक्यू ब्लास्ट, जिसमें हम लेकर आए हैं फिजिक्स की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की एडवांस लेवल की वीडियो। अगर आप इसका बेसिक लेवल देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो नीट, जेईई, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए समझते हैं। ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे करते हैं? गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। देखिए, पहली बात तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में। वो सामान्यतः बॉडी की फिनोमेना नहीं है, वो न्यूक्लियस की फिनोमेना है। तो अगर किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो सोडियम हो जाएगा Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन मिल गया किसको? एक क्लोरीन को, तो क्लोरीन बन जाएगा Cl माइनस। तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया, क्यों हो गया? कि इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल गया है। तो नेगेटिवली चार्ज होने के लिए एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल जाना जरूरी है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क काम करता है, फोर्स काम नहीं करता, नेट फोर्स काम नहीं करता। एक फोर्स लगता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज पे, और एक फोर्स लगता है इधर। तो नेट फोर्स तो होता है भाई जीरो। क्यों होता है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन टॉर्क एक्ट करता है इस पे। तो यूनिफॉर्म फील्ड में केवल टॉर्क एक्ट करता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों टॉर्क और नेट फोर्स दोनों ही एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोस्कोप जो है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम? मेजरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? नहीं। डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज? बिल्कुल। गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट? नहीं। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट? नहीं। और इंक्रीजिंग द स्पीड चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, स्पीड बढ़ाने पर किसी बॉडी का मास तो बढ़ जाता है। ये है रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी है स्पीड ऑफ लाइट और वी है स्पीड ऑफ बॉडी। लेकिन चार्ज पे स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग स्पीड चार्ज ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड, चार्ज उसका नहीं बदलता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस, ये सारे फैक्टर है इसके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, तो एक तो ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है ये, ठीक है। दूसरा कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, बिल्कुल मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक जो आपका मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया हुआ है, मतलब मीडियम पे निर्भर करता है। तो ऑल ऑफ दीस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए, ये आप रिंग देख सकते हैं, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे ड्राइव होता है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको सीखना होगा और ये फॉर्मूला याद भी रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपकी कोई रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके एक्सिस पे अगर यही सेंटर पे कहता है ये सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर पे आप देखिए सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाती है? सेंटर पे x की वैल्यू हो जाती है 0, तो आप x की वैल्यू जैसी 0 रखते हैं तो आपके पास क्या बचता? आपके पास बचता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और x की वैल्यू 0 रखने वाले तो ऊपर भी 0 आता और नीचे फिर कुछ भी बना रहे a स्क्वायर की पावर 3/2, तो अल्टीमेटली सेंटर पे क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट कैरिंग अगर आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी रिंग पर यूनिफॉर्मली, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। इफ E is the intensity of electric field at a point, then अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है तो A और B दो पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, EA और EB के बीच में क्या रिलेशन होगा? EA का मतलब है पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ऐसे ईबी का मतलब भी निकल आएगा फील्ड एट पॉइंट ए। तो आप देख सकते हैं कि ए पर लाइंस जो है फील्ड लाइंस वो नजदीक नजदीक है और बी पर दूर दूर है। तो जब फील्ड लाइन नजदीक होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है और जब दूर दूर होती है वहां फील्ड कमजोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पर ज्यादा होगी, बी पर कम होगी। ऐसा क्वेश्चन एक बार JEE में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। जहां इलेक्ट्रिक लाइंस नजदीक है वहां फील्ड स्ट्रांग है, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस दूर है वहां पर फील्ड कमजोर है। Electric field lines start at positive charge and end at negative charge. Start at negative charge and end at positive charge. Start at positive charge and end at infinity. Start at negative charge and end at infinity. इसका ऑप्शन ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट होती हैं। अगर आपने इस तरह से चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर है मान लीजिए, यहां हम डायग्राम बना देते हैं। किसी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर की सतह के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर आएंगी या तो आ रही हैं या जा रही हो, परपेंडिकुलर होती हैं। एक्चुअली परपेंडिकुलर इसलिए होती हैं कि अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर ना होती, इस तरह से होती, इंक्लाइंड होती, इंक्लाइंड होती तो क्या होगा, इस फील्ड का एक कंपोनेंट थीटा है, ये फील्ड है ई, तो एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा कंडक्टर के अंदर के चार्ज को मूव करा देगा। कंडक्टर के अंदर के चार्ज को मूव करा देगा मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कब? जब हम कंडक्टर को रख देंगे कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं। किसी भी कंडक्टर की सतह पे लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं, आर नॉर्मल टू द सरफेस कंडक्टर। तो ऑप्शन बी इसका सही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस से नॉर्मली गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं फ्लक्स। ये कोई एरिया आपको दिया हुआ है, इस एरिया से जितनी लाइंस नॉर्मली गुजरेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरेंगी, उन्हें हम बोलते हैं फ्लक्स। जो लाइंस परपेंडिकुलर गुजरती हैं एरिया में उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है E डॉट ए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का सामान्यतः लिखते हैं इसको ऐसे हैं, इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रल के टर्म में, E डॉट ए ये है। तो ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किसे नोट करते हैं, फाई से नोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अभी हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, फाई बराबर है E डॉट डी ए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वोल्ट पर मीटर भी होती है। वोल्ट पर मीटर क्यों होती है, क्योंकि आपका बोथ ए एंड बी, नहीं वोल्ट पर मीटर नहीं होगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर भी होती है। वोल्ट मीटर क्यों होगी, जरा ध्यान दिलाना आपको, वोल्ट मीटर भी होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर भी होगी। मतलब ऑप्शन सी सही है। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, और वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है आपकी, इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आप देख सकते हैं ये डिपेंड नहीं करती है दूरी पर, दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, ये दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, आर नहीं आ रहा है इस पर कहीं पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, या तो आपकी सेल कैसी हो, थिन हो, और या कंडक्टिंग स्फीयर हो। कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो भी चार्ज क्या होगा, उसकी सरफेस पर जाके इकट्ठा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चार्ज कंडक्टिंग है तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो भी सरफेस पे चार्ज रहेगा। एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए पॉइंट कहां पे, जरा देखिए गौर से, ए पॉइंट है अंदर, ए पॉइंट है अंदर, किसके अंदर है, सेल के अंदर है। बी पॉइंट कहां पे, बी है सब सरफेस पे, और सी पॉइंट कहां पे, सी है बाहर। तो ए की जो दूरी है इसके सेंटर से वो है x, बी की दूरी है क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है, और सी की है स्मॉल r। तो पॉइंट ए पर तो होना चाहिए 0, किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर होता है 0। तो पहला ऑप्शन है। दूसरा k q अपॉन r स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और तीसरा k q अपॉन r स्क्वायर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर।
आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी बिजली कड़क रही हो, आप कार के अंदर में हो, तो कार के अंदर जो है वो बाहर से बिजली गिरती है, तो कार के अंदर बिजली नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी 0, तो कार के अंदर है ना ज्यादा सुरक्षित है बजाय बाहर आने के। तो 0 है अंदर, और सरफेस पे हो जाएगी के क्यू अपन आर स्क्वायर, और बाहर हो जाएगी के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज इसमें पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज क्या है? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज सरफेस में नहीं आने वाला है, क्यों? कंडक्टिंग स्फीयर होता है सरफेस में चला जाता है। तो पॉइंट ए कहां पे? आप पॉइंट ए देख लीजिए जरा। पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है? पॉइंट ए है अंदर x दूरी पर, पॉइंट बी है इसकी सरफेस पे, पॉइंट सी है इसके बाहर। तो पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट ए पर के क्यू, ये के क्यू, यस दिस इज द राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, और सरफेस पे होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले बड़े काम के फॉर्मूले हैं, तो आपको याद कर लेने चाहिए। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज एफ। इफ ए कॉपर स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द 2 चार्जेस, द फोर्स विल बिकम, ये दो चार्ज रखे हुए हैं भाई, एक है Q1, दूसरा है Q2। अगर हमने इनके बीच में कॉपर स्लैब को घुसेड़ दिया, इंसर्ट कर दिया है, तो क्या होगा? इनके बीच में फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है? कंडक्टर है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है मेटल्स का? इनफाइनाइट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और K होता है इनफाइनाइट मेटल्स के लिए। तो जैसे आप K इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0, और K का मान पानी के लिए होता है 80। K फॉर वाटर इज 80, ये याद रखना चाहिए आपको, और मेटल्स के लिए होता है इनफाइनाइट। Thank you very much for watching this video. Please like this video, share this video, and don't forget to subscribe my channel and press bell icon for notifications. Also check out these videos. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.